एवरीवन, माई सेल्फ के और आज की क्लास में जो अपन पढ़ने वाले हैं वो डिफॉर्मेशन ऑफ बॉडी ड्यू टू द एक्सियल फोर्स। देखो, डिफॉर्मेशन का मतलब तो अपन को पता लग ही गया है कि अपन ने किसी बॉडी पे जब अपन फोर्स लगाते हैं, ठीक है, इम्पल लगाते हैं तो उसके अंदर कहीं ना कहीं क्या होता है, कुछ चेंजेज आते हैं। चेंजेस को क्या कह देते हैं, डिफॉर्मेशन। भाई लंबाई बढ़ जाएगी, एरिया कम हो जाएगा, जो भी चेंजेस रहेंगे उसको अपन क्या कह देते हैं, डिफॉर्मेशन कह देते हैं। तो जैसे मैं बात करना चाहूँ कि जैसे मान ली कोई एक प्रिज्मेटिक बार है, ठीक है, प्रिज्मेटिक बार। अब प्रिज्मेटिक का मतलब भी पहले अपन को समझना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कोई प्रिज्मेटिक बार है, तो देखो प्रिज्मेटिक किसको कहते हैं, जैसे प्रिज्म का मतलब होता है प्रिज्मेटिक। प्रिज्मेटिक तो प्रिज्मेटिक का मतलब है जिसका जो पूरा जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो क्या है, सेम है। क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, सेम है, तो उसको अपन क्या कह देते हैं भाई, प्रिज्मेटिक बार। और यदि कोई बार ऐसी हो, यदि मान लिया इसका एरिया यहाँ पर कुछ ज़्यादा है, फिर कम कर दिया, ठीक है, फिर बढ़ा दिया, कुछ भी किसी तरह का हो सकता है, तो इसको मैं क्या कह दूंगा भाई, नॉन प्रिज्मेटिक। क्या बोल दूंगा भाई, नॉन प्रिज्मेटिक। ये बार कैसी हो जाएगी अपनी, नॉन प्रिज्मेटिक हो जाएगी, और ये बार कैसी होगी, प्रिज्मेटिक। तो ये कोई प्रिज्मेटिक बार है और अपन को देखना क्या है, एक्सियल फोर्स। तो एक्सियल का मतलब इसकी एक्सिस यानी कि लॉन्गिट्यूडनल जो एक्सिस है, इस एक्सिस के अकॉर्डिंग क्या लगाना है अपन को, फोर्स लगाना है, ठीक है। तो ये कोई बार है और इसका मैंने मान लिया एरिया क्या है, ए है। एरिया क्या है भाई, एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया की बात कर रहा हूँ। यदि कोई रेक्टेंगल बार होगी तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, ए है। और इसकी लंबाई की मैं बात करूँ तो मान लिया कि लंबाई कितनी है, एल है। इनिशियल कंडीशन की मैं बात कर रहा हूँ, माना कि इसकी लंबाई क्या है, एल है, और इस पे अपन ने क्या किया है, पी फोर्स लगा दिया, ठीक है। पी एक टेंसाइल फोर्स लगा दिया, किसके अकॉर्डिंग, एक्सियल डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो एक्सियल डायरेक्शन के अकॉर्डिंग अपन ने एक पी फोर्स लगा दिया। मटेरियल का क्रॉस सेक्शन एरिया ए हो गया, और इसकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है भाई, ई है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यानी यंग्स मॉडुलस जो अपन ने पढ़ा था अभी लास्ट क्लासेस के अंतर्गत, स्टाइल स्टीन के लिए क्या होता है, वो ई है। तो देखो हुक्स लॉ अपन ने पढ़ा हुआ है ना। अब इस मटेरियल के अंदर अपन को एलोंगेशन निकालना है। मान लिया कि जब अपन इसके ऊपर लोड लगाया है, यानी कि पुल लगाया, तो उस पुल लगाने की वजह से इसके अंदर क्या होगा, डिफॉर्मेशन आ जाएगा, यानी इसकी लंबाई बढ़ जाएगी, है ना। यदि मैं एक ही तरफ बढ़ा लेता हूँ लंबाई को, चलो मैं मान लेता हूँ एक बढ़ाने के बाद में इसकी लंबाई इतनी बढ़ गई, यानी कि चेंज कितना आ गया भाई, डेल एल का चेंज आ गया लंबाई के दोनों तरफ आएगा। तो मैंने एक तरफ दिखा दिया यहाँ पे, है ना, कि डेल एल इसकी लंबाई बढ़ गई। यदि अपन ने दोनों तरफ से अपन ने क्या किया, इसको खींचा और इसकी लंबाई डेल एल बढ़ गई है, ठीक। तो देखो अपन ने क्या पढ़ा था कि जो स्ट्रेस होता है, क्या होता है भाई, स्ट्रेस होता है वो क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है किसके, स्ट्रेन के। यही पढ़ा था, स्ट्रेस क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के। और जब अपन ने इसके कांस्टेंट को हटाया, इन प्रोपोर्शनल वाले कांस्टेंट के समानुपाती कांस्टेंट को हटाया, तो क्या आ गया था, सिग्मा बराबर ई एप्सिलॉन। क्या आ गया था भाई, सिग्मा बराबर ई एप्सिलॉन। और सिग्मा क्या है यहाँ पे, सिग्मा क्या होता है, स्ट्रेस, और स्ट्रेस को मैं क्या लिख सकता हूँ, फोर्स अपॉन में एरिया लिख सकते हैं ऐसे, तो है ना भाई। ये क्या होगा, फोर्स अपॉन में एरिया, और इक्वल्स टू ई यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इनटू। अब ये क्या है, स्ट्रेन है। तो स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ, यानी कि लेंथ के अंतर कितना चेंज हुआ। तो मान लीजिए लेंथ के अंदर चेंज कितना हुआ है भाई, यहाँ पे डेल एल चेंज हुआ है अपॉन में ओरिजिनल लेंथ। तो इसकी पहले लेंथ क्या थी, वो एल थी, ऐसे लिख सकते हैं अपन, है ना। अब अपन यदि इसमें एलोंगेशन निकालना चाहें, एलोंगेशन ऑफ बार, एलोंगेशन मतलब कितना है कि लंबाई कितनी बढ़ गई, यानी कि डेल एल की बात कर रहे हैं अपन। तो जब भी अपन ने कोई प्रिज्मेटिक बार है उसके ऊपर पी फोर्स लगाया, तो उसके अंदर एलोंगेशन कितना हो, तो डेल एल की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ मैं, पी एल को इधर ले गया, ई को इसके इधर ले गया, तो ये अपना क्या आ गया, पी एल अपॉन में ए ई आ गया। क्या आ गया भाई, पी एल अपॉन में ए ई। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, यदि कोई बार है जिसके ऊपर पी फोर्स लगा हुआ है, उसका एरिया ए है और ई इसका यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, तो उसके अंदर एलोंगेशन कितना रहेगा भाई, पी एल बटे में ए ई। तो यहाँ पे पी तो क्या है, अप्लाइड फोर्स, इनको भी अपन लिख देते हैं। पी क्या है भाई, अप्लाइड पुल, अप्लाइड पुल या फिर फोर्स कर सकते हो। एल क्या है, लेंथ ऑफ बार, लेंथ ऑफ बार।
ए क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया, ये हो गया क्रॉस सेक्शन एरिया, और ई क्या हो गया, यंग्स मॉडुलस या फिर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये हो गया इसका। तो जब भी अपन ने कोई एक प्रिज्मेटिक बार देखी, प्रिज्मेटिक बार के अंदर P फोर्स लगाया तो उसकी वजह से क्या हो गया, इसके अंतर्गत एलोंगेशन हो गया, कितना, डेल एल, और डेल एल की अपन को वैल्यू निकालनी है तो वो कितनी आ जाएगी, डेल एल इक्वल्स टू पी एल अपॉन में ए। देखो सेम केस ऐसा होगा यदि मैं क्या करता, यदि इसको एलोंगेशन, यदि मैंने ये तो क्या है पुल लगाया यानी खींच लिया बाहर की तरफ, यदि इसको कंप्रेस करता तो भी सेम यही फिनोमेना बनता। मैं ये अपन ने कर दिया और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसको अंदर की तरफ दबा रहा हूँ यानी कंप्रेसिव फोर्स लगा रहा हूँ, तो क्या होगा भाई, पहले जो लेंथ L थी उसके अंदर क्या हो जाएगी, अब वो कम हो जाएगी है, तो कम हो जाएगी, मान लिया कि वो डेल एल कम हो गई, क्या हो गई, डेल एल कम हो गई। तो यहाँ से भी अपन यदि डेल एल की वैल्यू निकालेंगे तो सेम ही रहेगी है ना, बट क्या रहेगा वो नेगेटिव, मुझे कितनी लेंथ चेंज देखा है उसने, अपन ने क्या निकालना होता है, चेंज, भाई चाहे बढ़े चाहे घटे, स्ट्रेन का मतलब तो ये होता है चेंज। तो यहाँ भी क्या कर देंगे अपन, डेल एल इक्वल्स टू वही सेम पी एल अपॉन में ए। तो जहाँ पुल लिखा हुआ है उसकी जगह मैं क्या कर दूंगा भाई, ये क्या है, जो पुल लगा हुआ है उसकी जगह मैं क्या कर दूंगा, ये पुश है यानी कि कंप्रेसिव फोर्स है। तो अपन इस तरह से यहाँ निकालेंगे, यदि कोई एक्सियल लोड अपने लगाया डायरेक्टली, इसके ऊपर अपने एक दो न्यूमेरिकल भी डिस्कस कर लेंगे तो वहाँ से चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। अब मैं बात करता हूँ एलोंगेशन ऑफ ए प्रिज्मेटिक बार ड्यू टू सेल्फ वेट। यदि हम मान लेते हैं कि यदि कोई जो बार है ना, बार के ऊपर अपन ने कोई लोड लगाया, बार के ऊपर अपन ने क्या लगा दिया भाई, कोई एक लोड लगा दिया, और उस लोड की वजह से क्या हो गया, उसके अंदर एलोंगेशन कितना आया है ना, तो वो अपन देखना चाहते हैं। तो एलोंगेशन ऑफ बार ड्यू टू सेल्फ वेट, एलोंगेशन ऑफ ए प्रिज्मेटिक बार ड्यू टू सेल्फ वेट, यानी खुद के वजन की वजह से उसके अंदर कितने चेंजेज आते हैं, इसको अभी अपन देखते हैं। प्रिज्मेटिक बार का मतलब तो आप समझ ही गए हैं है ना, प्रिज्मेटिक बार का मतलब क्या होता है वो आप समझ गए। तो जैसे कि मैंने एक बार ले लिया, ये कोई बार है और इसको मैंने कर दिया फिक्स यहाँ पे, ठीक है, ये कोई बार है अपनी। अब देखो इसकी मान ली कि मैंने जो बार की जो लंबाई है वो क्या है, L है, लंबाई L है, क्रॉस सेक्शन एरिया हो जाएगा ये इसका है ना, क्रॉस सेक्शन एरिया A हो गया। ठीक, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो चाहो तो, नहीं तो ऐसे भी रहने तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया। अब अपन को यदि निकालना है तो मैं मान के चलूँगा क्या है कि मैंने इसके अंदर कोई एक स्ट्रिप काट कर, क्या करूँगा भाई, कोई ना कोई एक स्ट्रिप कट करूँगा, और मान लिया कि मैंने नीचे से x डिस्टेंस पे, नीचे से कोई भी x डिस्टेंस पे मैंने एक स्ट्रिप को कट किया, नीचे से x डिस्टेंस पे एक कट किया, और जो स्ट्रिप रहेगी यानी कि जो ये है उसकी लंबाई कितनी है, dx है, और इसका एरिया a है, एरिया सबके लिए कांस्टेंट ही रहेगा तो इसमें कोई इश्यू होना नहीं चाहिए। तो यानी कोई एक प्रिज्मेटिक बार है, प्रिज्मेटिक बार का मतलब क्या होगा, इसका एरिया कांस्टेंट है, उसकी लंबाई L है। तो अभी यहाँ से अपन को क्या निकालना है भाई, परसेंटेज एलोंगेशन निकालना है, यानी कैसे इसकी कितनी लेंथ इसके अंतर्गत चेंज होगा। ठीक है, तो देखो अपन ने फॉर्मूला क्या पढ़ा हुआ है, अभी पढ़ा है एलोंगेशन का क्या होता है, डेल एल। ठीक है, यदि मान के चलता हूँ इसके अंदर जो एलोंगेशन होगा वो क्या होगा, डेल एल होगा, और डेल एल का फॉर्मूला क्या होता है, पी एल अपॉन में ए। डीएल एरिया क्या होता है भाई, पी आई। अब मैं मान के चलता हूँ जैसे ये मैंने जो स्ट्रिप मानी है, ये जो मैंने स्ट्रिप मानी है ये वाली, तो इसके ऊपर मान ली ये जो वेट है इसका कुछ ना कुछ लोड रहा होगा। ठीक है, इसका क्या रहेगा भाई, लोड रहेगा। ठीक है, वही इसके लिए फोर्स हो जाएगा। तो यदि इस पर्टिकुलर स्ट्रिप की मैं बात करूँ तो इसके अंदर डेल एल की वैल्यू क्या हो गई, इसके लिए डेल एल क्या हो जाएगा,
इसकी लंबाई में चेंज dx हो जाएगा। तो ये dx के लिए मैं बात कर रहा हूँ भाई, अब सिर्फ इतनी बात कर रहा हूँ, यानी कि लंबाई कितनी हो गई, dx हो गई, और एरिया और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी तो क्या है, कांस्टेंट ही है। ठीक है, तो अब इस पर p की वैल्यू निकालनी है। p क्या है, वेट है। p क्या है, ये वाला वेट है भाई। इसके लिए तो ये जो नीचे का जो लोड है, मतलब जो वेट है, वो क्या रहेगा, एक तरह से पुल ही कर रहा है इसको, है ना। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, वेट ऑफ बार लेंथ, चूंकि वेट ऑफ बार लेंथ x इज इक्वल टू यही तो W है और ये इसको P है, यही तो वेट लग रहा है इसके ऊपर। तो वेट मैं निकालना चाह रहा हूँ यहाँ से। तो वेट क्या होगा भाई, P की वैल्यू क्या होगी। अब कोई भी मटेरियल है उसका आपको वेट निकालना है। तो वेट कैसे निकालोगे, यदि आपको उसका यूनिट वेट पता हो। यदि यूनिट वेट का मतलब क्या होता है, यदि आपका उसको स्पेसिफिक वेट या यूनिट वेट आपको पता हो, तो उसका अपन क्या कर देते हैं, मान लीजिए इसका यूनिट वेट लैम्बडा है, तो इसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि वेट क्या होता है, स्पेसिफिक वेट इनटू वॉल्यूम। क्या होगा, वॉल्यूम। और वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लंबाई। लंबाई इंटू ऊंचाई इंटू चौड़ाई होता है वॉल्यूम। तो जिसमें एरिया अपन को ए दे रखा है और लंबाई अपन को पता लग गया एक्स है, तो उसको अपन यूनिट वेट से क्या कर देंगे भाई, गुणा कर देंगे। तो अपने को क्या आ जाएगा, उसका वेट आ जाएगा। तो जब अपन डेल एल की बात करते हैं अगेन, तो डेल्टा अपन को निकालना। तो ये तो डेल्टा किसके लिए आया, सिर्फ इसके लिए आया। तो अपन को यदि पूरा डेल्टा निकालना है भाई, कितना इसके अंदर एलोंगेशन आया, कितना इसके अंदर एलोंगेशन चेंज हुआ, तो वो क्या हो जाएगा, इन सारी वैल्यूज को पुट कर देता हूँ। पी की वैल्यू मैं क्या लिख देता हूँ, लैम्डा ए एक्स। ठीक, लैम्डा इंटू ए एक्स इंटू डी एक्स अपॉन में ए। ये तो किसके लिए है, सिर्फ स्ट्रिप के लिए। यदि पूरा निकालना है तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, समाकलन का यूज़ करूँगा, है ना, इंटीग्रेशन करूँगा। अब इंटीग्रेशन भी कहाँ से करूँगा भाई, इसकी लेंथ 0 से लेके L तक। तो इसको मैंने कर दिया इंटीग्रेट 0 से लेके L तक। इसका मैंने क्या कर दिया भाई, समाकलन कर दिया। तो देखो लैम्डा ए, ये चीज़ तो कांस्टेंट है सिर्फ, और एरिया भी कांस्टेंट है। डिफरेंस क्या आएगा, x और dx। तो इसका मैं क्या कर दूँ, इसको मैं जो कांस्टेंट टर्म है उनको मैं बाहर भी निकाल सकता हूँ डायरेक्टली। लैम्डा ए अपॉन में ए, तो ए से ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। और यहाँ बचेगा x। तो x का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है भाई, x²/2। लिमिट कहाँ से कहाँ तक रखनी है, 0 से L। लिमिट कहाँ से कहाँ तक रखनी है भाई, 0 से L। एरिया से एरिया कैंसिल आउट कर दिया, तो यहाँ से जो टर्म क्या बची, लैम्डा अपॉन में e। अब लिमिट मैंने पहले L रखी, इसको 2 को ही बाहर ले लेता हूँ, तो क्या हो गया L² और 0 रखूँगा तो 0 ही हो जाएगा। तो डायरेक्टली मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से जो एलोंगेशन जो आया है वो कितना आ गया भाई, लैम्डा L² अपॉन में 2e। तो जब भी अपन एलोंगेशन की अपन बात करते हैं तो इसके अंतर्गत जो एलोंगेशन जो रहेगा वो क्या रहेगा भाई, लैम्डा L² अपॉन में 2e। यहाँ पे लैम्डा क्या है, लैम्डा क्या है अपना स्पेसिफिक वेट। ठीक है, लैम्डा क्या है, स्पेसिफिक वेट। और यदि इसको आप डब्ल्यू की टर्म में कन्वर्ट करना चाहो, ठीक है, डब्ल्यू की टर्म में यदि कन्वर्ट करना चाहो तो डब्ल्यू की जगह लैम्डा की जगह क्या रख सकते हो भाई, लैम्डा है तो लैम्डा क्या होता है, वेट अपॉन में वॉल्यूम, वेट अपॉन में वॉल्यूम। और वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एरिया इंटू L इंटू L² अपॉन में 2e। तो L से तो एक L² कट जाएगा और वेट की टर्म में क्या आ जाएगा भाई, डेल इक्वल्स टू WL अपॉन में 2AE। क्या जाएगा भाई, W डेल्टा बराबर WL/2AE। तो दोनों ही फॉर्मूले अपन यहाँ पे याद रखते हैं। ठीक है, जब यदि आपको स्पेसिफिक वेट की टर्म में पूछे, यानी कि स्पेसिफिक वेट की टर्म में पूछ ले, तो लैम्डा L² अपॉन AE आ जाएगा 2AE। और यदि इसकी टर्म में पूछे तो क्या आ जाएगा, WL अपॉन में 2AE। ठीक, तो ये सारी चीज़ें अपन को याद रखनी है। अपने इसको ऐसे भी याद सकते हो, लैम्डा की जगह क्या रखा है अपन ने, लैम्डा बराबर रखा है अपन ने W अपॉन में AL। यही तो होता है।
ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अपन को यहाँ पे याद रखनी है। तो इस तरह से आप क्या निकालोगे, कोई भी प्रिज्मेटिक बार है तो प्रिज्मेटिक बार में डिफॉर्मेशन यदि डायरेक्ट एक्सियल लोड की वजह से कितना होगा और उसके सेल्फ वेट की वजह से कितना होगा। ठीक है। तो अब इसके ऊपर थोड़ा सा अपन कोई क्वेश्चन देख लेते हैं तो अपन इसको कैसे अप्लाई करेंगे। ठीक है, जैसे मान लिया फॉर एग्जांपल मैंने कुछ क्वेश्चन लिया है, एक कोई प्रिज्मेटिक बार है। ठीक है, एक क्या है, कोई एक प्रिज्मेटिक बार है। ठीक है, ये अपनी कोई एक प्रिज्मेटिक बार है, इसके अंतर्गत एक पुल लग रहा है यहाँ पे P/2 का और इसके यहाँ पे एक पुल लग रहा है अपने 2P का। यहाँ पे एक पुल लग रहा है 2P का और यहाँ पे भी एक पुल लग रहा है P का। इसकी लंबाई की मैं बात करूँ तो ये लंबाई अपनी L/2 है और ये लंबाई भी इसकी L/2 है। ठीक है, ये लंबाई भी इसकी L/2 है और अपन को इसका एरिया दे रखा है A, पूरे ही बीम का एरिया A है और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी E है। देन फाइंड द डेल L, और आपसे डेल L की वैल्यू पूछिए, यानी इस पूरी बीम के अंतर्गत एलोंगेशन की वैल्यू आपसे पूछिए। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे भाई, सबसे पहले तो अपन इसका नामकरण कर देते हैं भाई, ये AB पोर्शन हो गया और ये BC पोर्शन हो गया। ठीक, तो अपन ऐसा कर लेते हैं कि भाई पहले इसको एनालिसिस कर लेते हैं फिर इसको कर लेंगे, है ना। पहले इसको कर लेते हैं फिर इसको कर लेंगे और फिर अपन को टोटल पता लग जाएगा भाई कितना लोड इसके ऊपर लगने वाला है। तो यानी कि जो डेल होगा, हमने मान लिया एलोंगेशन इन AB पोर्शन इज डेल 1 एंड BC पोर्शन इज डेल 2। ठीक है, और जो टोटल जो एलोंगेशन होगा डेल, वो क्या हो जाएगा, डेल 1 प्लस डेल 2, यही तो करना है। ठीक है, अब डेल 1 यानी कि फर्स्ट वाले पोर्शन की बात कर रहे हैं अपन, तो मान लिया कि इसके लिए फोर्स जो इसमें लग रहा है वो क्या लग रहा है, P1 लग रहा है। ठीक है, लंबाई तो L/2 ही है दोनों के लिए ही, तो मैं डायरेक्टली P1 L1 अपॉन में एरिया कांस्टेंट है, डायरेक्टली ये लिख दिया मैंने, E और I कांस्टेंट है तो मैंने ये लिख दिया, प्लस P2 L2 अपॉन में A, दोनों को जोड़ देना, वही तो आने वाला है डिफ्लेक्शन। लेकिन अब अपन को पता करना है कि P1 और P2 की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, P1 और P2 की वैल्यू क्या होगी। तो जब भी आप इस तरह का क्रॉस सेक्शन कर रहे हो तो आप किसी एक साइड से आओ, यानी लेफ्ट साइड से आप आ रहे हो। ठीक है, तो यहाँ तक के पोर्शन में आप ये मान के चलो कि सिर्फ P फोर्स लगा है। ठीक है, यानी इधर वाले लोड को भूल जाओ, इधर वाले लोड्स को पूरी तरह से आप भूल जाओ, सिंपल, कहानी खत्म। चलो, तो यानी कि पहले 4 यहाँ बना लेते हैं, 4AB। ठीक है, तो AB के लिए आपको सिर्फ लेफ्ट साइड बना लेनी है, ये इस तरह से बनाई अपन, और यहाँ पे कितना फोर्स लग रहा है, P/2, और मान लो इधर भी कितना लग रहा है, P/2। बस इतना ही करना है अपन को, और P1 की वैल्यू यहीं से आपको पता लग जाएगी। P1 के लिए क्या है भाई वैल्यू, P/2, सिंपल। उसी तरह से आप यदि करना चाहो 4 कौन सा है, 4BC। ठीक है, 4BC आप करोगे तो BC के अंदर आपको क्या दिख रहा है भाई, अपना पहले जो P/2 है वो तो इधर की तरफ लग ही रहा है। ठीक है, P/2 तो लग ही रहा है, दूसरा क्या हो जाएगा, 2P और लग रहा है, यानी कि P/2 अपन ने यहाँ पे खींच के मार दिया इसको, है ना। इस वाले पोर्शन में P/2 यहाँ से लग रहा था और 2P इस तरफ लग रहा है। ठीक है, 2P इस तरफ लग रहा है, तो जो भी रिमेनिंग पोर्शन बचेगा वही अपना क्या हो जाएगा, P2 हो जाएगा। तो यहाँ से P2 की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी भाई, 2P माइनस P/2, 2P माइनस P/2, क्योंकि वो दूसरी डायरेक्शन के अंतर्गत लग रहा है, सिंपल। तो P2 की वैल्यू रख दो यहाँ पे,
P1 P2 की वैल्यू रख दो यहाँ पे। तो P1 की वैल्यू तो कितनी है भाई, P/2, L की जगह कितना है L/2, ए तो है ही, प्लस P2 की वैल्यू कितनी है भाई, यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा 3P/2, कितना हो जाएगा भाई 3P/2, तो 3P/2 इंटू L/2 अपॉन में ए, ठीक है। तो PL/4 ए ही हो गया ये, तो इसको लिख सकते हैं PL अपॉन में 4 ए प्लस ये कितना हो गया 3PL अपॉन में 4 ए। इन दोनों को आप जब जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा भाई 4 एलसीएम आ जाएगा, 4 आ जाएगा अपना एलसीएम, तो ये 4 ऊपर हो जाएगा तो ये डायरेक्टली PL अपॉन ए हो जाएगा, ठीक है। तो ये डिफ्लेक्शन आ जाएगा इसका पूरी बार के अंतर्गत। तो इस तरह से अपन इसको कर लेंगे। तो ये तो क्या था, जब दोनों तरफ वो स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ सकती थी तो अपन ने यहाँ पे इसमें कोई लोड नहीं लिया है, सिंपल सी कहानी स्टार्ट कर दी है, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भी अपन एक कर लेते हैं। देखो अब अपन को क्या करना है, मान लिया कि क्वेश्चन के अंतर्गत यहाँ तो क्या फ्री एलोंगेशन दे रखा था कि यानी दोनों तरफ बार बढ़ सकती है। यदि बार को कहीं दोनों कॉर्नर पे फिक्स कर दें, बार को क्या कर दें दोनों कॉर्नर पे फिक्स कर दें, और जब आपसे स्ट्रेस की वैल्यू पूछ ले, है ना, एग्जाम्पल से समझिएगा, कुछ इस तरह का है डायग्राम। क्वेश्चन के अंदर क्या दे दिया भाई आपकी बात कि कोई एक प्रिज्मेटिक बार है ना, और उसको दोनों एंड से क्या कर दिया फिक्स कर दिया, दोनों एंड से क्या कर दिया फिक्स कर दिया है। यानी कि ये जो बार है इस पोर्शन से बाहर की तरफ नहीं जा सकती है, बार जो है इस पोर्शन से बाहर की तरफ नहीं जा सकती है, और इसके इंटरमीडिएट यानी कि बीच के अंतर्गत एक लोड लगा दिया P। थोड़ा सा इसको इधर कर देते हैं, यहाँ पे लोड लगा दिया P, और इसकी जो इधर की जो लेंथ है वो तो है अपनी L/3, और इधर की जो ये लेंथ है 2L/3 है, ठीक है। इसकी लेंथ इधर A, और इसका एरिया है वही एरिया A है, और E क्या है इसका यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। तो देखो अब यहाँ पे क्या होगा कि ये जो बार है इसके अंतर्गत एक रिएक्शन, अब जब भी कोई एंड की बात करते हैं तो वहाँ पे अपन क्या रिएक्शंस लगा देते हैं एंड पे भाई। रिएक्शन मतलब ये इसकी तरफ बाहर की तरफ बढ़ने, ये खींचेगा इसको तो ये पकड़ लेगा, है ना भाई। फिक्स का मतलब क्या होता है, ये एंड फिक्स है, ये इसको पकड़ खींच रहा है, लेकिन उतना ही रिएक्शन इसको दूसरी तरफ से यहाँ पे मिल जाएगी। तो मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे एक रिएक्शन लग रही है RA, और यहाँ पे एक रिएक्शन लग रही है RB, ठीक है। यहाँ पे एक रिएक्शन लग रही है RA और यहाँ पे एक रिएक्शन लग रही है RB। तो जैसे अपन ने पहले किया था, पहले एक पोर्शन को अपन मान लेते हैं, ठीक है। तो जो RA की वैल्यू P के बराबर ही मान लेते हैं। तो RA बराबर तो क्या मान लिया मैंने P, RA बराबर तो मैंने क्या मान लिया P। तो अब इस पोर्शन के लिए P1 हो जाएगा वो लोड, ठीक है, इसको P1 कर सकते हैं। P1 की जो वैल्यू पे अपन लेफ्ट साइड से आते हैं, मान लिया कि यहाँ पे एक जो फर्स्ट पोर्शन है उसके अंदर del1 निकलेगा, एलोंगेशन क्या आएगा del1, और del1 जो रहेगा, ठीक है। अब देखो दोनों एंड फिक्स हैं, दोनों एंड फिक्स हैं, तो इस वजह से अपन ने ये तो क्या कर दिया PL अपॉन A ही कर दिया, ठीक है, L1 कर देते हैं। उसी तरह से del2 की जो वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी P2 L2 अपॉन में A। और जब मैं टोटल एलोंगेशन की बात करूँगा, देखो बार तो फिक्स है यानी कि बार बढ़ेगी तो नहीं, है ना, लेकिन जो टोटल जो एलोंगेशन रहेगा वो क्या रहेगा 0 रहेगा, यानी कि del1 प्लस del2 की जो वैल्यू है वो क्या रहेगी 0 रहेगी। क्यों रहेगी, क्योंकि बार मैंने दोनों एंड से क्या कर दी फिक्स कर दी, तो ये बढ़ तो नहीं सकती, यानी कि फाइनल जो डिफ्लेक्शन जो आएगा वो क्या आएगा 0 आएगा। हो सकता है ये वाला पोर्शन बढ़ जाए, ये वाला दब जाए, या फिर ये वाला दब जाए, ये वाला बढ़ जाए, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो टोटल जो आने वाला है वो क्या आएगा, टोटल जो आएगा वो 0 आएगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ से मैं रिएक्शन की बात करता हूँ, देखो रिएक्शन क्या होता है, टोटल जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है जो बराबर होता है। तो मैंने यहाँ पे कर लिया कि RA की वैल्यू तो P1 है, ठीक है, लेकिन मेरे को ये भी तो पता है ना RA प्लस RB, यानी इन दोनों की वैल्यू को जोड़ दिया जाए, यानी इतनी तरफ फोर्स आ रहे हैं वो RA प्लस RB आ रहे हैं, वो किसके बराबर होंगे P के बराबर होंगे, वो किसके बराबर होंगे P के बराबर होंगे, ठीक है। तो फर्स्ट पोर्शन में P1 लोड माना, P2 क्या मानूंगा फिर मैं भाई, P2 क्या होगा P2 यानी कि RB, ठीक है। तो RB जो रहेगा RB या फिर जो P2 रहेगा वो कितना रहेगा, P में से RA को माइनस कर दो, P में से क्या कर दो
आर ए को माइनस करना पड़ेगा पी में से, या फिर आर ए में से P1 को, जो भी करना चाहो आप जो कर सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा P2 बराबर P2 यहाँ पे कर लेते हैं, जैसे कि अपन में यहाँ पे दूसरा वाला पोर्शन अपन ऐसे लेते हैं, ठीक है, जैसे पहले किया था भाई, आर इधर लग रहा है P इधर लग रहा है, तो P2 क्या हो गया P2, R2 नहीं, ये P2 है, तो P2 बराबर क्या हो गया आर ए माइनस के P, ठीक है। तो P1 और P2 की अपन को वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी। तो करते हैं सॉल्व इसको। क्या करना है अपन को, del 1 प्लस del 2 इक्वल्स टू 0 कर देना है, और P1 P2 की वैल्यू अपन को निकालनी है यहाँ से, ठीक है। P1 और P2 की, या फिर रिएक्शंस की बात कर रहे हैं तो रिएक्शंस की वैल्यू सबकी वैल्यू आ जाएगी, एक की आ गई तो, है ना। तो डेल की वैल्यू क्या थी, इसको मैं क्या करूँगा P1 L1 अपॉन ए प्लस P2 L2 अपॉन में ए, इनको कर देना 0 के बराबर। तो देखो P1 की वैल्यू तो क्या है आर ए, L1 की वैल्यू कितनी हुई यहाँ से लेके यहाँ तक की L/3 ए अपॉन में ए प्लस P2 की वैल्यू कितनी है भाई आर ए माइनस पी इंटू 2L/3 अपॉन में ए, ठीक है। सिंपल है यहाँ तक, बस इसको कैलकुलेट कर देना, उसके बराबर कर देना 0 के। तो यहाँ से आपको क्या आ जाएगी आर ए और आर बी की वैल्यू मिल जाएगी, रिएक्शंस आपको यहाँ से निकल जाएंगी। तो कैसे निकालूंगा भाई, सॉल्व भी तो करना है अब, तो सॉल्व कर लेते हैं। ये आर ए है, R1 नहीं है ना, तो ये तो हो गया आर ए एल अपॉन में 3A प्लस, अब आर ए 2L/3 कर सकता हूँ ना मैं इसको डायरेक्टली, प्लस गुणा कर देते हैं R2RA/3LA माइनस 2PL/3A, और इसको किसके बराबर कर देना है 0 को कर देना है, ठीक है। तो RAL/3A और 2RAL/3A यानी क्या होगा 3RA/3A यानी कि RAL/A हो गया। ये तो माइनस क्या कर देना है 2PL/3AE बराबर 0। तो अब इसको RAL/AE बराबर क्या हो जाएगा 2PL/3AE। तो जो टर्म कट रही है उनको काट दो भाई, क्या क्या कट रहा है, ये कट गया, L से L, AE से AE कट गया, तो बचा क्या सिंपल सा RA की जो वैल्यू बची, तो RA कितना आ जाएगा अपना 2P/3। तो RA की वैल्यू कितनी आ गई भाई 2P/3, RA की वैल्यू आ गई 2P/3। तो RB की वैल्यू क्या रहेगी, RB की वैल्यू क्या रहेगी भाई, टोटल जो ऐड है वो तो P है, तो RB बराबर P माइनस के 2P/3। तो यहाँ से जो RB की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी P/3, ठीक है, क्लियर। तो इस तरह से आप रिएक्शन भी निकाल सकते हो यदि आपको इस तरह की लोडिंग दे रखी है तो, ठीक है। धन्यवाद।